Today I will talk about set theory, an important topic related to modern algebra. Now let's start without any further delay. सबसे पहले अपन सेट की बेसिक थ्योरी की बात करेंगे. समूह यानी ग्रुप. ग्रुप सभी जानते ही हैं. टू और मोर ऑब्जेक्ट मेक ए ग्रुप. समूह को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं. इक्वल ऑब्जेक्ट ग्रुप यानी समान प्रकार की वस्तुओं का समूह, एंड अनइक्वल ऑब्जेक्ट ग्रुप असमान प्रकार की वस्तुओं का समूह. अगर अपन एग्जाम्पल वाइज देखें, मंडे, फ्राइडे, संडे, इन सभी ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई सिमिलरिटी है. तो जो भी एलिमेंट्स आपस में सिमिलरिटी शो करेंगे वो सब आएंगे इक्वल ऑब्जेक्ट ग्रुप यानी समान प्रकार की वस्तुओं के समूह. और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कोई बेसिक सिमिलरिटी नहीं है, जैसे कि लाइन, मंडे एंड एन नेचुरल नंबर, suppose that 2. Now if we process chain further, equal object group is called as collection, जिसे कि संग्रह भी कहते हैं. Collection can be defined in two types also. Well-defined collection and undefined collection. Well-defined collection means सुपरिभाषित संग्रह. and undefined collection means अपरिभाषित संग्रह. सुपरिभाषित संग्रह में जो भी एलिमेंट हैं वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं. कुछ एलिमेंट्स को देख के आगे का गैस लगाया जा सकता है. और अपरिभाषित संग्रह में कोई भी बेसिक सिमिलरिटी नहीं होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 यहाँ हम आगे के एलिमेंट का आसानी से गैस कर सकते हैं. और यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये सभी इवन नंबर्स हैं. अपरिभाषित संग्रह में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता. सपोज दैट 2, 4, 9, 25 यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कोई सिमिलरिटी नहीं है जिसमें कि इनको डिफाइन किया जा सके. तो कहने का मतलब जिस संग्रह को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है उसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं, और जिसके अवयव अस्पष्ट होते हैं उसको कहते हैं अपरिभाषित संग्रह. नाउ वी विल टॉक अबाउट सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन. सुपरिभाषित संग्रह को अलजेब्रा में समुच्चय भी कहा गया है. अब इससे समुच्चय की डेफिनेशन बनी. वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं. वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड एज ए सेट. नाउ वी कैन रिप्रेजेंट सेट in a capital alphabet word, and element can be written as small alphabet or any special symbol or numbers, etc. For example, अपने से पूछा जाता है कि स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह. Now we can written is
ए इक्वल AEIOU। तो अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि सारे अवयव स्पष्ट हैं। अगर मैं केवल AEIOU लिख के छोड़ दूं तो भी यू का गैस किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसी को अपन कहते हैं सेट। अब इसको लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में कोमा लगा के सारे एलिमेंट को लिखा जाता है। इसे कहते हैं समुच्चय का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकारों की कि सेट के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले रिक्त समुच्चय, नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है, जैसे कोई सेट है वो ए से डिनोट किया जा रहा है और उसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा, तो उसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। और ऐसे सेट को अपन हाई या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, यानी किन्हीं दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। अब हम सभी जानते हैं जो पैरेलल लाइन होती है वो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पर कोई भी इनका कांटेक्ट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ऐसे सेट को अपन क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। या अनदर एग्जांपल, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0। If we solve this equation, then we get x equal √(-1). It does not belong to any real. Then we can see that it has no real root. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सुपरिभाषित संग्रह में अगर कोई भी अवयव नहीं आएगा तो उसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। अब आगे चलेंगे। अब अपन इसके सेकंड टाइप सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय की बात करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, देन ए इज कॉल्ड एज सिंगलेटन सेट। यानी कहने का मतलब अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 है तो उसे अपन एकल समुच्चय कहते हैं। अगर अपन अब सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय का एग्जांपल देखें तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें अवयवों की संख्या 1 है उसको अपन एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे सेट ऑफ वोवेल्स इन वर्ड बॉय, ए इक्वल ओ। यहां अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए जो है वो 1 है, तो इसलिए इसको अपन एकल समुच्चय कहेंगे। एक और एग्जांपल अगर अपन लेकर देखें तो इक्वेशन अगर अपन कोई ले रहे हैं x² - 1 = 0। अब किसी ने कहा कि भाई सेट ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, यानी इस समीकरण के धनात्मक वास्तविक मूलों का समुच्चय। तो यहाँ अगर अपन इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू अपनी आ रही +-1। तो क्योंकि अपन ने पहले ही कहा कि अपने को चाहिए धनात्मक वास्तविक मूल, रियल रूट चाहिए वो भी पॉजिटिव, तो वी कैन टेक इट एज a = 1, देन इट इज ए सिंगलेटन सेट। हाँ, तो इसका थर्ड टाइप अपन बात करेंगे डेफिनिट और काउंटेबल सेट परिमित समुच्चय। जैसा कि इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि काउंटेबल, यानी इसके एलिमेंट्स की काउंटिंग की जा सकती है। एलिमेंट्स एक डेफिनिट नंबर में होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट वर्ड में मौजूद अक्षरों का समुच्चय। तो अगर अपन इसके अल्फाबेट का सेट बनाएं तो ए इक्वल अपन ले सकते हैं ELPHANT। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स है वो एक डेफिनिट नंबर्स में है, और हम यहाँ इसकी ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए
ये दोनों एक ही बात है। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए सेट, इसका मतलब है समुच्चय की कोटि। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी ऑर्डर भी क्या हुई 7। अगर अपन इसको एक सरल वर्ड में डिफाइन करें तो जो भी समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है उसे अपन समुच्चय की कोटि कहते हैं। और समुच्चय की कोटि केवल परिमित समुच्चय में ही परिभाषित की जा सकती है, क्योंकि यह काउंटेबल सेट है। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप अनकाउंटेबल सेट, परिमित समुच्चय। जैसा कि इसकी स्पेलिंग से ही दिख रहा है कि अनकाउंटेबल यानी जो भी अपन सेट लेंगे उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग डेफिनिट नंबर में डिनोट नहीं की जा सकेगी। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे किसी ने कहा कि सेट ऑफ ऑल द स्टार्स, यानी आकाश में सभी तारों का समुच्चय। तो तारों की जो संख्या है वो एक अनकाउंटेबल डिजिट्स है, तो इसको अपन एक न्यूमेरिक वैल्यू में डिनोट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इसको अपन कहेंगे अपरिमित समुच्चय। बात करेंगे फिफ्थ टाइप इक्विवेलेंट सेट, यानी तुल्य समुच्चय। मैंने जब आपको काउंटेबल सेट के बारे में बताया था तो उसमें एक वर्ड आया था ऑर्डर ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय की कोटि। तो उसमें यह था कि समुच्चय के अवयवों की संख्या ही उसकी कोटि कहलाती है, ऑर्डर। एग्जाम्पल एक बार अगर अपन फिर से रिपीट करें तो ए कोई सेट है, एलिमेंट मैंने ले लिए इसमें एबीसी, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 3। यहाँ पर ये भी एक नोटिस करने की बात है कि जो अगर सेट कोई नल सेट है, अगर कोई सेट नल सेट है तो उसकी जो ऑर्डर होती है वो अनडिफाइंड होती है, यानी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें एक पॉइंट आता है कि वही नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई काउंटेबल सेट है तो इसकी काउंटिंग 0 है तो इसकी ऑर्डर 0 होगी। लेकिन जो समुच्चय की कोटि है वो हमेशा प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, यानी ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ एनी सेट है वो ऑलवेज बिलोंग्स टू एन। देन वी कैन सी दैट जो 5 है वो नल सेट है, इसलिए उसकी ऑर्डर अनडिफाइंड। सपोज दैट ए एंड बी एनी 2 काउंटेबल सेट्स एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों समुच्चयों की कोटियां समान है। लेकिन ए और बी में कम से कम एक अवयव डिफरेंट है। कम से कम एक डिफरेंट इसलिए कि मोर देन 1 भी डिफरेंट हो सकते हैं या फुल्ली डिफरेंट सेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल मैंने ले लिया बी सी डी एंड बी इक्वल ले लिया सी ए बी। यहां हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट डी है और यहाँ एलिमेंट ए है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट्स, और दोनों की जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी दोनों 3 है। तो ऐसे सेट्स को अपन क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक, नाउ अगले पॉइंट पे चलेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट सेट्स यानी तुल्य समुच्चय की बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट, समान समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट में तो ऑर्डर सेम होना जरूरी था, लेकिन जो एलिमेंट्स थे उनका सेम होना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और उनकी ऑर्डर भी इक्वल होनी चाहिए। इसमें सीक्वेंस जरूर अनइक्वल हो सकता है। तो सेट में जो है 2 चीजें का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सीक्वेंस और रिपीटेशन। जैसे कि मैंने 2 सेट यहाँ लिए हैं, ए इक्वल एबीसी एंड बी इक्वल बीसी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेट को लिखने का जो सीक्वेंस है एलिमेंट का वो डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स क्योंकि सेम है, ऑर्डर इनकी सेम है, इसलिए हम ऐसे सेट्स को कहेंगे इक्वल सेट्स। रिपीटेशन में भी अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल मैंने लिया है ए बी बी डॉट डॉट और बी इक्वल मैंने लिया है ए बी। तो यहां मैंने बताया था कि रिपीटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें ए की तो वो 2 ही रहेगी और बी की ऑर्डर तो ऑब्वियसली 2 है ही। तो ये दोनों भी कैसे सेट्स माने जाएंगे, इक्वल सेट्स यानी
समान समुच्चय। ठीक, आगे चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने अटेंड किया सेट थ्योरी की जो बेसिक प्रिंसिपल हैं एंड डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी एंड सम टाइप्स। आज हम देखेंगे कि समुच्चय को किन किन तरीके से अपन निरूपित कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन इसका किन किन मेथड में किया जा सकता है। तो इसके मेनली दो मेथड हैं, टेबुलर और रोस्टर यानी सूची या सारणी विधि, और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर और रूल मेथड, जिसे कि अपन समुच्चय निर्माण गुण विधि या नियम रूप कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। रोस्टर में क्या है कि एलिमेंट डायरेक्ट लिखे जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था नोटेशन ऑफ ए सेट में कि कोमा लगा के अपन सारे एलिमेंट को डिनोट करेंगे। एलिमेंट कोई सिंबल हो सकता है, कोई अल्फाबेट, न्यूमेरिक डिजिट, कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ बबल्स में अगर अपन लें A = AEIOU, तो रोस्टर मेथड में हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखा जाता है, कोई भी इसमें हिडन एलिमेंट है नहीं। और एक अगर अपन एग्जांपल दें, जैसे किसी ने कहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये अपना एग्जांपल हो जाएगा B = 1 3 5 7 9। तो यहाँ दोनों एग्जांपल में एलिमेंट्स क्लियर लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं अपन रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर में एलिमेंट्स को डायरेक्ट न लिख के उनकी प्रॉपर्टी पे फोकस किया जाता है। सपोज दैट मैंने कोई एग्जांपल लिया A = 2n-1 एंड n belongs to m and n less than or equal to 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सिमिलर जो मैंने अभी बी में लिखा था बिल्कुल वही सेट है, बस उसमें अपन ने उसको एक हिडन लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर एलिमेंट्स क्लियर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन अगर अपन इसमें एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में पुट करें तो अपना यही सेट आ रहा है। तो इसको कहते हैं अपन सेट बिल्डर मेथड। यहाँ सपोज दैट x such that x = n, n is less than or equal to 6 and belongs to n। यहाँ हम देख सकते हैं कि इवन नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन एलिमेंट्स को डायरेक्ट न लिख के उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस मेथड को कहते हैं अपन सेट बिल्डर मेथड, शॉर्ट में SBM। क्लियर, आगे चलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, जिनमें कि आपको सामने नोटिस कराया गया है। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब संगठन, यानी मोर देन 2 सेट्स मेक ए यूनियन सेट। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट A = ABC एंड B = BCEO। ये मैंने दो फाइनाइट सेट लिए हुए हैं। अब अगर अपन इसमें A और B का संग समुच्चय निकालें, यानी यूनियन सेट ऑफ A एंड B, तो इसे हम डिनोट करते हैं A यूनियन B से। अब इसमें ये सारे एलिमेंट अपन ले लेंगे A, B, C, E एंड O। कोई भी एलिमेंट अपन ने रिपीट नहीं किया है, और रिपीट अगर अपन कर भी लेते तो कल भी मैंने बताया था रिपीटेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो काउंटिंग उसकी एक बार ही की जाएगी। या अपन एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया A यूनियन 5 = A, क्योंकि 5 नल सेट है, तो नल सेट को अगर हम ऐड करेंगे A में तो क्या रहेगा, A ही रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अपन ने जैसे दो सेट लिए, उनके सारे एलिमेंट जिस सेट में अपन मर्ज कर देंगे उसको कहते हैं यूनियन सेट। कभी कभी ये कंफ्यूजन ये आती है कि एक सेट और भी पढ़ने को मिलता है यूनिवर्सल, उसके बारे में भी अपन बात कर ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट जिसे कि अपन कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या है कि इसको भी अपन यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो दो सेट के बीच में इंडिकेट किया जाता है, जबकि यूनिवर्सल अकेला सेट है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए इक्वल सेट ऑफ वोवेल्स A-E-I-O-U एंड B इक्वल सेट ऑफ कंसोनेंट्स, जो अदर वर्ड है इसमें जैसे कि BCD ... तो A में हमने देखा कि सेट ऑफ वोवेल्स है, B सेट ऑफ कंसोनेंट्स है, तो U जो हो जाएगा इनका वो सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर सेट बिल्डर मेथड में कहें तो X such that X is अल्फाबेट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट है, जो बाकी सेट है वो इसके एक सब पार्ट है। ऐसे आगे चल के अपन एक सबसेट की भी बात करेंगे, तब ये चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी। आगे चलेंगे तो हमने देखा कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक तो दो सेट्स के बीच में इंडिकेट न करके उसको बिल्कुल डिफरेंशिएट रखते हैं, जबकि यूनियन दो सेट के बीच में इंडिकेट किया जाएगा। एक और बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि यूनिवर्सल में अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, जबकि जो यूनियन सेट है उसमें जो सेट पहले से इंडिकेट हो रखे सेट में वही लिए जा सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे जैसे कि A इक्वल मैंने लिया A, B एंड B इक्वल है सपोज दैट BCD। तो अब अगर मैं इनका यूनियन सेट बनाऊं तो A यूनियन B इक्वल हो जाएगा आपका ABCD एंड अगर इसका यूनिवर्सल अपन सेट बनाते हैं तो ये ABCDEF या U इक्वल ABCDEM या एटसेट्रा एनदर्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इनका यूनियन सेट है वो एक यूनिक सेट है, इसमें ABCD के अलावा और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्सल में अपन एलिमेंट्स को वो तो ले नहीं है, लेकिन अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ले रहे हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं और ऐसा कोई कंपल्सेशन भी नहीं है कि अपन को लें। कहने का मतलब कि जो A यूनियन B है, A यूनियन B, इसको अपन यूनिवर्सल सेट भी मान सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सल सेट को अपन A यूनियन B नहीं कह सकते। क्लियर? आगे चलेंगे। हमने इसके टाइप 1 में देखा कि यूनियन में एंड का यूज किया जाता है, यानी यूनियन को A एंड B भी कह सकते हैं। अब अपन सेकंड में देखें जो सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो यहाँ पर केवल बात होगी कॉमन एलिमेंट्स की, जैसे कि A इक्वल ABC एंड B इक्वल CEO। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन सा है? C। तो इसको A और B का अगर कोई हमसे सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछता है, यानी इंटरसेक्शन सेट ऑफ A एंड B, तो उसे हम डिनोट करेंगे A इंटरसेक्शन B से, और A इंटरसेक्शन B का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? C। तो सीधी बात है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कॉमन एलिमेंट को लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन 5। अब 5 क्या है? नल सेट। तो नल सेट और किसी भी सेट में कॉमन देखेंगे तो क्या रहेगा? नल सेट ही रहेगा, इस तरह से। क्लियर? या अभी हमने लास्ट टाइम देखा यूनियन सेट। तो जैसे मैंने एक सेट लिया है A यूनियन B, और मान लो इसको मैं कॉमन सेट ले रहा हूं B के साथ, तो दोनों में कॉमन कौन सा सेट आ रहा है? B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। क्लियर? तो इसको कहते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑपरेशन। आगे चलेंगे। नंबर 3 पर बात करेंगे डिफरेंस सेट, अंतर संक्रिया। इसको डिनोट करते हैं अपन A माइनस B या B माइनस A से। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे A इक्वल मैंने ले लिया ABC एंड B इक्वल ले लिया सपोज दैट CEO। तो अगर हम यहाँ बात करें A माइनस B की, तो A माइनस B को सिंप्लीफाई किया जाता है A माइनस A इंटरसेक्शन B से।
तो यहाँ सेट ए कौन सा है, सेट ए है अपना एबीसी, और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है यहाँ पर सी। तो अपन एबीसी में से किसको माइनस करेंगे, सी को। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ए बी। अगर अपन इसी एग्जांपल में बात करें बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब है कि जो भी सेट अपना माइनस हो रहा है तो वो सेट माइनस नहीं होता, एक्चुअल में कॉमन सेट माइनस होता है। तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, सी ई ओ, और माइनस किसको करेंगे अपन, सी को। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ई एंड ओ। क्लियर। तो ये था अपना डिफरेंस है। नंबर 4 पर है अपना कंप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय। तो देखते हैं इसको। तो नंबर 4 पर जैसा कि मैंने कहा कि कंप्लीमेंट्री सेट पूरक समुच्चय की बात करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री सेट मैथ में हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कि होते हैं कि भाई जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। इसी तरह से यहाँ पर है कि कंप्लीमेंट्री सेट यानी कहने का मतलब है कि कोई सेट है उसका हमें कंप्लीमेंट्री ढूंढना है। तो कंप्लीमेंट्री वो होगा जो सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को लेकर आएगा। कैसे, जैसे कि मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवेल्स है। ए कोई सेट ले लिया मैंने आई एंड ओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ए में रिपीट नहीं हो रहे हैं, ए ई ओ, ए ई यू सॉरी। तो ये अपने आ जाएंगे कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, जिसको कि अपन डिनोट करते हैं ए डैश और ए कंप्लीमेंट्री। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें रिपीट हो जाएंगे, ए ई यू। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री सेट। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ए और ए के कंप्लीमेंट्री सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी बेसिक प्रिंसिपल, ए और ए के कंप्लीमेंट्री सेट का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट बन जाना चाहिए। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें अपन देख सकते हैं कि ए माइनस ए कंप्लीमेंट्री। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉमन एलिमेंट को माइनस करते हैं, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ क्या है, 5। तो ए माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। यहाँ सपोज दैट ए कंप्लीमेंट्री माइनस ए, तो ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट्री। यहाँ यूनिवर्सल को लेकर अगर मैं बात करूं तो u माइनस ए, तो u माइनस ए, u क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब उसमें से अगर मैं ए के एलिमेंट माइनस कर दूं तो किसके बचेंगे, ए कंप्लीमेंट्री। और सिमिलरली u माइनस ए कंप्लीमेंट्री करने पर कौन आएगा, ए। आगे इसी थ्योरी की बात करें तो u माइनस 5, u माइनस 5, तो 5 को माइनस करने से u पर कोई फर्क पड़ना है, कोई नहीं पड़ना। तो आंसर क्या रहेगा, u। बट अगर मैं 5 माइनस u करूं तो 5 में से कोई भी सेट हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो चाहे कोई सिंपल सेट हो, तो आंसर हमेशा बताया था क्या रहता है, 5। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंप्लीमेंट्री सेट की। तो हम देख रहे हैं सममित अंतर समुच्चय यानी सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं ए सिमेट्रिक बी से, और इसका फॉर्मूला रहेगा अपना ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसको थोड़ा सिंपल करें तो अपन इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको अपन एक दूसरे अगर सिंबल में देखें तो इसको अपन ए ऑफ बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, जैसे कि ए इक्वल मैंने ले लिया ए बी सी डी एंड बी इक्वल ले लिया मैंने डी ई। तो अब जैसे अपने को यहाँ पर ए यूनियन बी यहाँ देखना है, तो ए यूनियन बी पहले ही अपन देख चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट को लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो ए सिमेट्रिक बी में आंसर क्या रहेगा, यूनियन में से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन माइनस करना है। तो इसमें से बी को माइनस करने से आंसर आएगा अपना ए बी सी ई। तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें
तो ए सिमेट्रिक फाई आंसर क्या रहेगा, क्योंकि यूनियन में से क्या घटना है, यूनियन में से क्या माइनस होना है, इंटरसेक्शन। तो ए और फाई का यूनियन क्या रहता है, ए, और ए और फाई का इंटरसेक्शन कौन रहता है, फाई। तो ए माइनस फाई अभी पहले ही बताया था, ए माइनस फाई क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। या मान लो मैंने कहा कि आपसे ए सिमेट्रिक कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, तो ए और ए का कंप्लीमेंट्री है, जो उसका यूनियन क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट, और ए कंप्लीमेंट्री में कॉमन सेट क्या रहता है, फाई। तो u माइनस फाई की वैल्यू क्या रहेगी, u। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सिमेट्रिक में क्या करते हैं, यूनियन में से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन। नाउ वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसमें अपन दो सेट के प्रोडक्ट की बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो फिफ्थ पर अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन गुणन संक्रिया। इसमें 2 और मोर सेट का अपने को करना है प्रोडक्ट। कैसे देखते हैं। ए इक्वल मैंने कोई फाइनाइट सेट ले लिया है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एंड बी इक्वल कोई अनदर फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट है सी डी। अब यहाँ जो ए और बी का प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो रेनी डेकार्टे के नाम पर लिखा गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट कैन बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। और यहाँ पर अपने को ये नहीं कि मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर अपने को जो ऑर्डर पेयर क्रिएट करने हैं। कैसे, जैसे कि ए कोमा सी एंड ए कोमा डी, बी कोमा सी एंड बी कोमा डी, इस तरह से। तो ये जो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको कहेंगे क्रमित युग्म, और इसको मैथमेटिशियन के फाइंडिंग के अगर अकॉर्डिंग कहें तो इसको हैमिल्टन युग्म भी कहते हैं। जब अपन किसी रिलेशन को फंक्शन में बनाएंगे और उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए में सारे पेयर्स को अपन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे कि सी कोमा ए, डी कोमा ए, एंड सी कोमा बी एंड डी कोमा बी। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ए क्रॉस बी जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्लियर। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर कभी भी नल सेट के साथ किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए नल सेट के साथ, तो इसका रिजल्ट अपना रहेगा फाई। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और कोई सेट है बी, उसका नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है वो अपना हो जाएगा एम इंटू एन। क्लियर। और इसको अपन 3 या 3 से ज्यादा सेट में भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो नंबर ऑफ सी होता कोई ओ, तो एम इंटू एन इंटू ओ। क्लियर। और यहाँ पर भी डबलेट की बजाय क्या बनेंगे, फिर ट्रिपलेट बनेंगे। जैसे कि 3 सेट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसमें पेयर न बन के क्या बनेंगे, ट्रिपलेट बनेंगे, ट्रिपलेट का सेट बनेगा। क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हेडिंग है समुच्चयों पर बीजगणितीय संक्रियाएं, यानी एल्जेब्रिक लॉज ऑफ सेट्स। तो ये अपन पहले से ही जानते हैं कि जो एल्जेब्रिक लॉज होते हैं वो मेनली 4 हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं अपन कि सेट में इनका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो कोई भी ऑपरेशन उसको ऑर्डर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यूनियन की बात करूं तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। या मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये भी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये भी क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है।
लेकिन अगर हम a माइनस बी और b माइनस ए की बात करें तो ये हमेशा इक्वल नहीं होते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस सेट है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। और अपन ने बात करी थी जैसे कि a सिमेट्रिक b और b सिमेट्रिक a, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की भी अपन ने बात करी थी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल इसके लिए आपको दूं, जैसे मैंने a इक्वल ले लिया सपोज दैट BCO एंड B इक्वल ले लिया मैंने OC1, क्लियर। तो यहाँ में अगर A यूनियन B की बात करूं तो A यूनियन B क्या हो जाएगा BCO1, और अगर मैं B यूनियन A की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी सिमिलरली BCO1, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं दोनों कम्यूटेटिव में इक्वल है। और A इंटरसेक्शन B की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट लेना है O, और अगर B इंटरसेक्शन A की बात करें तो ऊपर ही बात हो रही कि ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा O। तो यहाँ अगर हम A सिमेट्रिक B को देखें तो A सिमेट्रिक B के लिए क्या करना है, यूनियन में से A और B के यूनियन में से क्या माइनस करना है, A और B का इंटरसेक्शन। तो BCO1 में से जैसे ही मैं अगर O को माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आएगा BC1। और अगर हम B सिमेट्रिक A की बात करें तो B सिमेट्रिक A में भी अगर मैं O को माइनस करूं तो क्या आएगा BC1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव ट्री को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो अगर मैं A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखूं A क्रॉस B, तो और B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, तो इन दोनों में मैंने पहले ही बताया था कि ये अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कम्यूटेटिव ट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्लियर। सेकंड पर चलेंगे। नंबर सेकंड पर हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ की बात हो रही है, यानी साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य का मतलब है साथ चलने वाला। तो यानी जैसे कि इसमें ऑपरेशन तो वही रहेगी लेकिन साथ चलने वाला चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई 3 सेट हैं ABC, इनके लिए अपन बात करेंगे। तो चलिए इसको यूनियन सेट में फॉलो करके देखते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C, जैसे किसी पर्सन ने सबसे पहले B और C का यूनियन करके उसके रिजल्ट को किसके साथ यूनियन किया है, A के साथ। लेकिन दूसरे पर्सन ने क्या किया है कि पहले A और B का यूनियन किया है और उसके बाद उसको किया है अपन ने C के साथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। कोई भी एग्जांपल से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये भी आपका A इंटरसेक्शन B ऑफ इंटरसेक्शन C के इक्वल ही होगा। तो ये दोनों जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम A माइनस B माइनस C की बात करें और दूसरी तरफ A माइनस B माइनस C की बात करें तो ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करते, क्लियर। आगे चलेंगे नंबर थर्ड, आइडेंटिटी लॉ। तो नंबर थर्ड पर हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी लॉ यानी तस्मक गुणधर्म की। अब ये आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे आपने अर्थमेटिक में 2 टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी है। एक तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो जो एडिटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है यानी योज्य तस्मक जो अवयव है वो जनरली कौन होता है अपना 0, क्योंकि 0 को अगर मैं किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं तो आंसर क्या रहेगा 1, और यही सिमिलरली ऑर्डर चेंज करने पर भी वो का वही रहना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर अपन 0 से ऐड करें तो 0 अपना एलिमिनेशन कर लेता है, और जो एलिमिनेट अपने आप को कर लेगा उसी को अपन कहते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में अगर देखें तो मल्टीप्लीकेशन में यही रोल किसका है 1 का। जैसे A इंटू 1 क्या होगा A, एंड 1 इंटू A इज आल्सो A। तो हम देख सकते हैं कि जो 0 है वो तो एडिटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है और जो 1 है वो क्या है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है। ये तो बात थी अर्थमेटिक की।
अगर हम इसको सेट थ्योरी में अप्लाई करके देखें तो सेट थ्योरी में जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ए यूनियन फाई अपन करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ए, और अगर अपन फाई यूनियन ए करके देखें तो भी रिजल्ट क्या आएगा ए। तो यहाँ पर अगर हम फाई को देखें तो ये यूनियन ऑपरेशन के लिए किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक, क्लियर। तो ये था अपना आइडेंटिकल लॉ। आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण गुणधर्म की। जैसा कि हमको इसके वर्ड से लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी अपन सेट को ब्रैकेट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कोई भी ऑपरेशन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि अगर अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। तो इसको अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और अगर नेक्स्ट ले अपन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से अगर मैं दोनों ही इंटरसेक्शन ले लूं तो भी वही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां हमने देखा कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन माइनस में थोड़ा इसको ध्यान रखना है। जैसे ए माइनस मैंने लिया बी यूनियन सी, तो जब मैं इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एंड अनदर प्रोसेस ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो वही सिमिलरली कंसेप्ट है, इसमें भी चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इन सब लॉज को अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट यानी उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय क्या है, उसको अपन अगर जनरल वे में देखें, जैसे कि सपोज दैट आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं और आप उससे 5 किलो राइस मांगते हैं, तो 5 किलो राइस क्या है, उसके जितने भी प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट है। क्लियर। या अपन फ्रूट्स की दुकान पे जाते हैं, वहां सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, अपन उससे कहते हैं भाई अपने को 2 केजी मैंगो देना है या 1 केजी अनदर फ्रूट देना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके पूरी शॉप के सबसेट हो जाएंगे। कैसे, अगर अपन एक एग्जांपल से देखें, जैसे कि मैंने ए इक्वल यहाँ पर कोई ले लिया 1 3 5 7 9 और बी इक्वल कोई सेट ले लिया 3 5, तो हम यह देख सकते हैं कि बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो किस में से लिए गए हैं, ए में से। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं इसको कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। क्लियर। तो इसको अपन एक और भी तरीके से कह सकते हैं, ये तो क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर अपन इसको दूसरी तरीके से इंडिकेट करें तो इसको अपन ए कंटेन्स बी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ए कंटेन्स बी। ए कंटेन्स बी का मतलब है कि ए बी के एलिमेंट्स को अपने अंदर शामिल कर रहा है। क्लियर। तो दोनों का मतलब एक ही है। सीधी बात है, जो बड़ा सेट है उसकी और जो इंडिकेट है वो कैसा रहेगा, फेस ओपन रहेगा। ठीक, क्लोज्ड फेस किधर रहेगा, जो उसका सबसेट है उस। यहाँ एक नया वर्ड आया है, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। अब ये सब क्या है, उसके लिए अपन को एक बेसिक फॉर्मूले की पहले बात करते हैं। अगर अपने से किसी सेट के सबसेट्स की नंबर पूछी जा रही है और अपने को उसकी काउंटिंग पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उस सेट के जो सबसेट्स की संख्या होगी वो होगी आपकी 2 की पावर n। 2 की पावर n से आप सभी सबसेट को काउंट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखेंगे। a इक्वल मैंने लिया सपोज दैट a b c, तो यहाँ कितने एलिमेंट है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 है। तो अगर मैं टोटल इसके सबसेट देखूं तो टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 8। अब दूसरी बात है कि काउंटिंग तो ठीक है, लेकिन अब वो होंगे कौन कौन से सबसेट वो देखते हैं।
फाइव ए बी BC एंड CA एट लास्ट ABC। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कितने सबसेट है, टोटल 8 सबसेट है। क्लियर। इसमें एक दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ एक सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे कोई सेट है उसमें m एलिमेंट्स है। अब इस m एलिमेंट्स में से हमें एक साथ n एलिमेंट्स पिक करके सबसेट बनाने हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि इन m एलिमेंट्स में से एक साथ n एलिमेंट्स को लेके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं n, और हमें पिक कितने करने हैं n। ठीक। तो इसको अगर अपन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टोटल सबसेट बनेंगे वो होंगे MCN। क्लियर। MCN मीन्स m टोटल एलिमेंट्स, n क्या है जो हमने सबसेट में पिक किए हैं। कैसे, जैसे कि मान लो मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। अब कोई पूछ सकता है कि इसमें से ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट हो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5C3। तो 5C3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अपन बात करेंगे प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय, अनुचित, विषम, अधिसमुच्चय, अरिक्त। तो देखते हैं एक एग्जांपल से इन सबको क्लियर करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ABC, या मैं सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3। तो इसमें अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ ये भी क्लियर है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 8 होंगे। अब वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये 8 सबसेट है। तो यहां से जो अपन जो इसका जो सारे एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं वो सबसेट, तो इसका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे कई जो है यहाँ पर कई स्टेटमेंट आते हैं कि 5 भी इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इम्प्रॉपर सबसेट केवल वही है जो इसके इक्वल रहता है। कहने का मतलब अगर एक भी एलिमेंट जो है अपन कम करेंगे तो वो सारे बन जाएंगे प्रॉपर सेट। तो ये सारे क्या है अपने प्रॉपर सेट यानी उचित उपसमुच्चय, और ये अपना क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट यानी अनुचित उपसमुच्चय। ठीक। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये होता है अपना 2 की पावर n-1। 1 कौन सा माइनस किया है, जो इम्प्रॉपर है, इटसेल्फ है। ठीक। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने की है कि जो प्रॉपर सबसेट है उसको अपन डिनोट करते हैं सबसेट से, या इसको हम पढ़ सकते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि A B में शामिल तो है, लेकिन A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि इम्प्रॉपर सबसेट को अपन एक अलग साइन से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ेंगे A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A B में शामिल है और A B के इक्वल भी है। ठीक। तो यहाँ A इक्वल B की एक जो कंडीशन है वो साथ में चलेगी। तो ये हुआ अपना प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। या सुपरसेट की थ्योरी क्या है, सुपरसेट की थ्योरी ये है कि जैसे अगर A B का सबसेट है तो यहाँ पर A को तो B का क्या कहेंगे, सबसेट या प्रॉपर सबसेट। A B का अगर प्रॉपर सबसेट है तो B को A का सुपरसेट कहेंगे। यानी if A is proper subset of B, then B is also superset of A। क्लियर। अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन वॉइड सबसेट। नॉन वॉइड सबसेट में वही है जो फाई के जो अलावा जितने भी आपको सबसेट दिख रहे हैं ये सब किसमें आएंगे, नॉन वॉइड में। क्लियर। जैसे कि मान लो कोई अपन एग्जांपल लें A इक्वल AB, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो गए, 4।
तो इसमें अगर नॉन वॉइड की बात करें तो नॉन वॉइड का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। तो इसमें कौन सा कम हो जाएगा, फाई कम हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, ए बी एंड ए बी। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रैक थ्योरी के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इसके पार्ट 1 में मैंने सेट थ्योरी की डेफिनेशन और इसके बेसिक एप्लीकेशन की बात करी थी। टाइप 2 में अपन ने इसके अलग अलग टाइप जैसे पावर सेट, नल सेट, सिंगलेटन या और भी इन सबको देखा। आज अपन सबसे पहले बात करेंगे जो भी सेट थ्योरी में सिंबल्स आते हैं उनकी, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आई थी मेरे पास कि सर एक बार इसको रिवाइज करा दें। और फिर अपन इसी में जॉइंट डिसजॉइंट इस तरह के और टाइप है पावर सेट, आज उनकी भी बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वेन डायग्राम की। ठीक, स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप बोर्ड पर आपको नोटिस कराया गया है कि बोर्ड पे मैंने 20 डिफरेंट टाइप के सिंबल लिखे हुए हैं। तो इनके एप्लीकेशन और इनके मीनिंग का एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि सेट की दो फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर। दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो ये सेट का बेसिक सिंबल है। इसको अपन कहते हैं सो दैट या सच दैट। इसका मतलब है ऐसा है कि, जैसे मैं कहूं एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स के पास इस तरह की प्रॉपर्टी है। इसको अपन इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर कॉमन सेट से है, कॉमन सेट। यहां पर ये सेट आपका यूनियन को डिनोट करता है। यूनियन मैंने पहले भी बताया था, यूनियन का मतलब संग समुच्चय। और नेक्स्ट है ए बाई बी और ए माइनस बी। इसमें ए में से अपन क्या करते हैं कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। नेक्स्ट है अपना सबसेट, और सबसेट के भी मैंने दो टाइप बताए थे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसको अपन जनरली सबसेट बोलते हैं, लेकिन इसको अगर प्रॉपर एक बिल्कुल करेक्ट वे में बोले तो इसको पूरा अपन नाम दें तो इसको प्रॉपर सबसेट ही कहेंगे। और इसको अपन स्ट्रिक्ट सबसेट भी कह सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या था, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्या थी कि जब ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए बी के इक्वल नहीं हो और ए बी के इक्वल नहीं हो और ए फाई के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नल सेट को अपन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 7 पर है अपना नॉट सबसेट। अगर मान लो ए और बी में इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि ए के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो अपन कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये यहां पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट को मैंने बताया था क्या कहते हैं, अनुचित या विषम उपसमुच्चय। इसमें दो तरीके के सेट आते हैं। एक तो अगर ए इक्वल बी की पोजीशन है तो आप इसमें ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, और अगर ए फाई है तब भी आप ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यहां पर इस साइन को कहते हैं सुपरसेट। क्या कहेंगे, सुपरसेट। और इसको नॉट सुपरसेट, और इसको अपन कहते हैं इम्प्रॉपर सुपरसेट। क्लियर। सुपरसेट मींस क्या है, जैसे कि मैंने एक और साइन भी बताया था, कंटेंस ए कंटेंस बी। ए कंटेंस बी कब डिनोट करना है, जब ए में बी के एलिमेंट्स आ रहे हो। जैसे कि मान लो मैंने ए इक्वल लिखा 1 2 और बी इक्वल लिखा 1, तो यहां पर ये सिचुएशन किसकी आ रही है, ये आपकी आ रही है प्रॉपर सुपरसेट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी ए के इक्वल नहीं है लेकिन ए बी को कंटेन कर रहा है। क्लियर। तो इसको कहेंगे ए इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी। ठीक, हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं अपन उचित अधिसमुच्चय। सुपरसीट मीन्स क्या है, अधिसमुच्चय। नेक्स्ट है नंबर 12 पर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स क्या है, संबंधित है। तो इसमें अपन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है, तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि LHS और RHS दोनों, और जैसे
कोई एलिमेंट दे रखे, अब दोनों और कोई सेट है, तो अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में अगर मौजूद है तो यहाँ पर अपन कहेंगे ए सबसेट बी, या अगर मौजूद नहीं है तो क्या कहेंगे ए नॉट सबसेट बी। लेकिन बिलोंग टू का एप्लीकेशन क्या है कि अगर LHS में एक एलिमेंट है और RHS में कोई सेट है, तो यहां पर अपन दो साइन लगा सकते हैं, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। अब ये कब लगेगा भाई, एलिमेंट अगर उस सेट में आ रहा है तो बिलोंग टू लगाएंगे, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग टू। जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, जैसे 1, अब ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसमें अगर मान लो यहाँ पर कोई सेट है 1 2, तो यहाँ क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। और अगर मान लो ये सेट है 2 5, तो 1 इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सबसेट और बिलोंग टू में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक अगला इंडिकेशन है अपना P ऑफ A। P ऑफ A को अपन कहते हैं पावर सेट। P ऑफ A का क्या मतलब है, पावर सेट। सेट मीन्स उपसमुच्चयों का समुच्चय। जैसे कि जो सेट ऑफ सबसेट्स, इसको अपन कहते हैं पावर सेट, और अगर मैं इसके हिंदी वर्जन में कहूं तो इसको कहते हैं घात समुच्चय। अब इसमें जो नंबर ऑफ P होता है, यानी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो वो 2 की पावर n होती है। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट है। कैसे, एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 4, अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2 है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था जो इसकी ऑर्डर है वो आपकी 2 है, तो इसमें जो सबसेट बनेंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स वो बनेंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4। अब इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 2 4 एंड 2 4। तो अब अगर मैं इन सब सबसेट्स को लेकर इनका भी एक सेट बना दूं, तो इनका जो होल सेट है उसको अपन डिनोट करेंगे P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A। A कंप्लीमेंट्री का मतलब है कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ A, यानी A का पूरक समुच्चय। अब ये पूरक समुच्चय क्या होता है, इसको एक बार देख लेते। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, मैंने लिया 2 4 6 है। अब A इक्वल ले लिया मैंने 2 6, तो इसका A कंप्लीमेंट्री हो जाएगा आपका 4 8। तो कहने का मतलब सीधा है कि A कंप्लीमेंट्री को अपन डिनोट कैसे करेंगे, U माइनस A से। क्लियर। और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि A यूनियन A कंप्लीमेंट्री क्या होता है, यूनिवर्सल, एंड A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 5। क्लियर। आगे 16 नंबर में अपन देख रहे हैं A डेल्टा B। A डेल्टा B, इसके भी दो साइन है, A डेल्टा B या A सिमेट्रिक B। ठीक, इस साइन को क्या बोलते हैं, A सिमेट्रिक B। तो इसमें क्या रहता है कि इसको कहते हैं अपन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, यानी सममित अंतर समुच्चय। क्लियर। तो इसमें मैंने आपको इसका बताया था कि A डेल्टा B में कौन से अपन लेने हैं, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। और अगर एक और फॉर्मूला देखें इसका, तो वो क्या है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। क्लियर। नेक्स्ट है अपना ऑर्डर ऑफ A और नंबर ऑफ A, और इसको कहते हैं अपन ऑर्डर ऑफ A। ठीक, इसके 3 इंडिकेशन है। इसमें करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं किसी सेट में उसी को कहते हैं उसकी ऑर्डर। क्लियर। जैसे कि A इक्वल है मान लो 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A हो गया इसका 4। क्लियर। इसको आप एक और भी कंडीशन से डिनोट कर सकते हो, इस तरह से मॉड ऑफ A, और इसको भी ऑर्डर ऑफ A कहते हैं। तो इस तरह से इसके 4 इंडिकेशन है। ठीक। अब अपन देख रहे हैं कि नेक्स्ट है अपना A, B। इसको कहते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर्स यानी क्रमित युग्म।
और अगर अपन मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना हैमिल्टन युग। अब हैमिल्टन युग ये बनाए क्यों? जब अपन किसी रिलेशन को ग्राफ में डिनोट करने जाते हैं तो वहां अपने को कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा? कोऑर्डिनेट मिलेगा A क्रॉस B से। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल जैसे मैंने ले लिया 2 4 6 है, क्लियर, एंड B इक्वल ले लिया 1 0 2 6 5 8, क्लियर। और अब मैं यहाँ पर अगर इसका A क्रॉस B करूं तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? एलिमेंट आएंगे इसमें 2 1 2 0 2 2 और एंड सो ऑन। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो बन रहे हैं ये सारे पेयर्स हैं, तो इन्हीं को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स यानी क्रमित युग, क्लियर। आगे जब अपन रिलेशन पढ़ेंगे सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन इसको और डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेट दे रखे हैं, ये थोड़ा जल्दी इसको समझ लेते। ये अपन 10th लेवल में भी अपन ने इन सबको पढ़ रखा है। जैसे n का मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ r की बात हो रही है। r का मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इरेशनल नंबर भी आएंगे, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर भी आएंगी, कोई 0 माइनस की नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सारी इसमें आ जाती हैं। और नेक्स्ट है अपनी W का मतलब है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय इसमें क्या होता है? इसमें जो नेचुरल नंबर थी वो तो आएंगी और इसमें जो है एक अपना 0 भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं W को डिनोट करूं तो क्या रहेगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है अपना C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है अपना सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्याएं हैं इसमें? सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता है? ये एक्चुअल में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहती है। इसमें आयोटा जो है वो आयोटा की वैल्यू √(-1) है। इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के जब चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे। अभी अपन जनरली इतना समझ सकते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव क्वांटिटी आती है उसको कहते हैं अपन एक इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी और रियल नंबर से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि C इक्वल 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 आयोटा क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है और 2 क्या है? रियल। तो रियल प्लस इमेजिनरी को अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। और नेक्स्ट है अपना Z को अपन I से भी डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों में क्या क्या लेना है? इसमें कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आ सकती, जैसे +-1 +-2 0 इस तरह से, क्लियर। R0 का मतलब है यहाँ पर अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स। कैसे? R0 में अपन क्या है कि किसी भी रियल को ले सकते हैं, बस उसमें किसको आउट कर देंगे? 0 को, क्लियर। Q का मतलब है सेट ऑफ कांस्टेंट नंबर्स या रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें P/Q के टाइप्स की नंबर आती हैं और Q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये सब 10th लेवल पे अपन ने क्लियर कर रखा इस तरह से। तो अगर मैं इसको एक सबसेट की हिसाब से देखूं तो यहाँ इनको एक ऑर्डर में कैसे अपन सेट कर सकते हैं, एक बार उसको देखेंगे। n किसका सबसेट रहेगा? n रहेगा W का, क्योंकि मैंने बताया था अगर 0 ऐड कर दें तो वो n यानी नेचुरल नंबर का सेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? W में, ठीक। W किसका सबसेट है? Z का, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z किसका सबसेट है? Z है आपके Q यानी रेशनल नंबर,
क्यू किसका सबसेट है, आर नॉट यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स, और आर नॉट किसका सबसेट है, आर यानी रियल नंबर, और रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सी का। तो इस तरह से इसको अपन कहते हैं एक सबसेट चेन यानी उप समुच्चय श्रृंखला। क्लियर, आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट, संयुक्त या असंयुक्त समुच्चय। जो असंयुक्त समुच्चय है उसको अपन विसंगीत समुच्चय भी कहते हैं। क्लियर, जैसा कि इसका नाम है असंयुक्त, यानी कोई भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 3 4 5, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन है, 3। तो अगर इसमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो इसको अपन कहते हैं संयुक्त यानी जॉइंट सेट। क्लियर, तो यहाँ पर क्लियर बात है कि a इंटरसेक्शन भी जो है वो 5 नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे मान लो एग्जांपल है 1 2 3 और b इक्वल मैंने ले लिया 4 5, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन भी क्या है, 5 है। तो a इंटरसेक्शन भी 5 है, तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ये कैसे सेट हैं, आपके असंयुक्त हैं यानी डिसजॉइंट। क्लियर, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है, जो काउंटेबल सेट है जिसकी काउंटिंग हो सकती है वो होगा फाइनाइट, और जो अनकाउंटेबल सेट है वो होगा इनफाइनाइट। कैसे, एक बार इसको देखेंगे। तो सिंपल है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट होगा और अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a इक्वल मैंने लिया 1 2 3 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसकी ऑर्डर कितनी है, 4 है। तो अगर जिसकी ऑर्डर एक नेचुरल नंबर में आ रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो बिलोंग्स टू n होती है, नेचुरल नंबर। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। क्लियर, यानी परिमित समुच्चय। और इसके जो दूसरा सेट है इनफाइनाइट, उसमें क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट है तो इसमें भी कभी कभी क्या है कि थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। एक तो होती है काउंटेबल इंफिनिटी और दूसरी है अनकाउंटेबल इंफिनिटी। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई काउंटेबल है जब तो वो फाइनाइट ही हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट का क्या मतलब है। काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब है कि जो सेट होता है वो इनफाइनाइट तो होता है लेकिन एक सीक्वेंशनल होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये नेचुरल नंबर्स है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी नंबर मैं ले रहा हूँ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन क्या है कि ये कोई फिक्स नहीं है, तो इसको अपन कहेंगे काउंटेबल बट इनफाइनाइट। अब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट कैसे, जैसे सेट ऑफ स्टार्स, या सिर के बालों का समुच्चय, या जो अपन देखते हैं प्लानेट पर जितने भी धूल के पार्टिकल हैं, जो धूल के पार्टिकल हैं उनका सेट क्या होगा, उनको अपन काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। क्लियर, नेक्स्ट है पॉइंट अपना डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक सेट बताया था कंप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय, तो उससे रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड नेक्स्ट पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो रहता है ये रहता है आपका ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोनों डिमॉर्गन की। तो आज हमने जो टाइप 3 था उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए। मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी सिंबल्स की। हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फोकस करेंगे वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर और कुछ न्यूमेरिक फॉर्मूलों को देखेंगे। क्लियर, तो देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सबसेट में जैसे कि एन डब्ल्यू का सबसेट है, डब्ल्यू जेड का सबसेट है, और ये एक सबसेट चेन अपन ने बनाई थी। तो उसी सीक्वेंस में देखते हैं अपन। तो अगर अपन उसी को वेन डायग्राम की थ्योरी में कहें तो इसको कहते हैं अपन वेन आइलर डायग्राम, वेन आइलर डायग्राम, या इसको अपन लुई फिगर्स भी कहते हैं।
लुई फिगर्स। इसमें क्या है, जनरली यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल का यूज किया जाता है, आयत का, और जो इसके सबसेट होते हैं उनके लिए इंटरसेक्टिंग सर्किल्स यानी प्रतिच्छेदी वृत्तों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से तो मैंने बताया आपको रेक्टेंगल का तो किसके लिए करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए, और इंटरसेक्टिंग सर्किल का किसके लिए करेंगे, उसके सबसेट्स के लिए। क्लियर? तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि 6 मैंने आपको एप्लीकेशन नोटिस कराई हैं, तो इनका देखते हैं वेन डायग्राम पिक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, इनको जैसा कि मैंने बताया वेन आयलर डायग्राम या वेन डायग्राम या लुई फिगर्स, कोई भी नाम से आप डिनोट कर सकते हो। तो ए यूनियन बी में क्या है कि अपन सबसे पहले तो यूनिवर्सल से तो लेंगे किसको, रेक्टेंगल को, और उसमें जो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स है उससे लेंगे इनके सबसेट ए और बी को। और जैसा कि वो कह रहा है ए यूनियन बी, तो अपने को ए और बी दोनों को इंडिकेट करना है। तो इसमें जो भी शेडेड रीजन होता है यानी छायांकित भाग होता है वही अपना आंसर माना जाएगा। तो कैसे ए यूनियन बी है, तो अपने को ए का भी पूरा पार्ट छायांकित करना है और बी का भी। क्लियर? इस तरह से तो इसे कहते हैं शेडेड रीजन। क्लियर? यानी छायांकित भाग। अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का अपने को क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। तो ये आपका है यू यूनिवर्सल सेट, और ये है इसके सबसेट ए एंड बी। तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये। तो इसको अपन छायांकित कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए डैश में क्या है, ए डैश को मैंने आपको बताया था यू माइनस ए। अब इसमें बी का तो रोल है नहीं, तो रेक्टेंगल के अंदर केवल अपने को एक ही सबसेट बनाना है ए। अब u माइनस ए का मतलब है कि u में से a को माइनस करना है। तो जो u का जो बाकी पार्ट है उसे तो अपन सेट कर देंगे और बाकी ऐसे ही रह जाएगा। तो ये जो पार्ट आपको दिखा रहा है ये है u माइनस ए। नेक्स्ट है a माइनस बी। तो a माइनस बी में मैंने बताया था a में से a और b का कॉमन पार्ट माइनस करना है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट, तो ये आप a में से क्या माइनस कर रहे हो, a इंटरसेक्शन b। तो जैसे पहले तो ये रहे आपके a एंड b। अब b का कोई भी पार्ट इसमें आना नहीं चाहिए, तो a में से ये आपने कॉमन पार्ट माइनस कर दिया। ये हो जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन b। b माइनस a सिमिलर है, कैसे, जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये इसके सबसेट है a एंड b। तो b माइनस a में अपने को क्या करना है, b में से a का कॉमन पार्ट हटाना है। तो इस बार सेट कौन सा होगा, जो b का बचा हुआ पार्ट है वो। क्लियर? तो ये हुआ b माइनस ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस सेट ऑफ a एंड b। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करना है। तो इसमें जो अभी ऊपर ने देखा कि a माइनस बी और ये अपन ने देखा b माइनस ए, तो इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब है जो इसमें पार्ट हुआ है और इसमें दोनों को मिला के इसमें सेट करना है। कैसे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, a माइनस बी को, और ये पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, b माइनस ए को। जैसा कि अपन ने ऊपर फिगर्स में देखा, तो इस तरह इन दोनों का जो जॉइंट है वो हो जाएगा a डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट 4 डायग्राम अपने सामने है, इनको देखते हैं। डिमॉर्गन प्रॉपर्टी में मैंने इन दोनों का आपको एप्लीकेशन बताया था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश। तो जिसको भी होल डैश होता है उसे किस में से माइनस करते हैं, यू में से। तो कहने का मतलब ए और बी के फुल पार्ट को किस में से माइनस करना है, ए में से, वो सॉरी यू में से। तो कैसे, ये आपका u और ये इसके सबसेट हैं a एंड b। तो a और b का फुल पार्ट किस में से माइनस होगा, u में से। तो u का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश यूनियन b डैश में डिमॉर्गन प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। तो इसमें क्या करना है अपने को, u में से a इंटरसेक्शन b माइनस करना है। तो कैसे, एक बार देखते हैं। जैसे कि ये आपका u है और ये है अपने a और b। क्लियर?
तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये बीच का पार्ट है। अब इसको हटा के रिमेनिंग पार्ट जो है वो कर देंगे सेड, तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ 3 सबसेट की बात हो रही है, ए बी और सी। तो तीनों को अपन कैसे लेंगे, जैसे ये तो यू है और ये मैंने इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लिए, किसके लिए, ए बी सी के लिए। और इंटरसेक्शन का मतलब तीनों का कॉमन पार्ट। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अब की बार कॉमन नहीं लेना है बल्कि फुल एबीसी को लेना है। तो ये आपका एबीसी है, इनका पूरा पार्ट चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है, इस फुल पार्ट को अपन क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। क्लियर। तो ये थी कुछ वेन डायग्राम पिक्चर्स। अब इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पर है। इन ए स्कूल 20 टीचर्स टीच मैथ और फिजिक्स, यानी किसी स्कूल में 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और इसमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ और ओनली मैथ में यहाँ ध्यान रहे डिफरेंस है। ओनली मैथ में तो ये कि अगर वो मैथ में इंटरेस्टेड है तो वो और कोई सब्जेक्ट पिक नहीं करेगा, जबकि मैथ में वो और भी सब्जेक्ट चुन सकता है, लेकिन मैथ उसको पढ़ानी है। जबकि 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कितने टीचर ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, केवल फिजिक्स। क्लियर। तो देखते हैं इसका वेन डायग्राम क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो इसमें टोटल टीचर्स कितने, 20। अब इसमें 2 सब्जेक्ट हैं अपने पास, कौन कौन से, मैथ और फिजिक्स। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इसकी। अब ये क्या कह रहा है, 4 टीच बोथ, तो यहां पर 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब ये कह रहा है 12 टीच मैथ, तो मैथ के पूरे सर्किल में कितने रहने चाहिए, 12। तो 4 पहले ही कॉमन में आ चुके, तो यहाँ कितने रहेंगे, 8। क्लियर। अब अपने टोटल टीचर कितने थे, 20। तो 20 में से अगर मैं 8 और 4 को माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, 8। तो वो 8 किस में आ जाएंगे, फिजिक्स में। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स, कि ओनली फिजिक्स वाले टीचर कितने हैं। तो क्लियर ही आंसर हो रहा है, कितने हैं, 8। बिल्कुल सिंपल है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें मैंने क्या है कि 3 जो है सबसेट लिए हैं, ए बी सी। तो इसमें 3 गेम्स को इंडिकेट कर रहा है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है 21 प्ले क्रिकेट, 26 हॉकी, 29 फुटबॉल, और 14 प्लेयर्स कैसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों, जबकि 12 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों, और 8 प्लेयर ऐसे हैं वो तीनों गेम में इंटरेस्टेड है। तो अपने को ये बताना है कि ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है कितने। तो देखते हैं वेन डायग्राम अपनी इसमें क्या हेल्प कर सकता है। क्लियर। देखते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें 3 गेम है, कौन कौन से, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बताया था, स्टार्ट करते हैं अंदर से। वेन डायग्राम की ट्रिक है अंदर से बाहर की ओर चलना है। तो कैसे, सबसे पहले ये देखते हैं 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, तो 8 को मैं कहां रख दूंगा, कॉमन में। क्लियर। 12 फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो 12 प्लेयर फुटबॉल और क्रिकेट में आने चाहिए, तो 8 इसमें माइनस करते तो यहाँ क्या बचेगा, 4। अब इस 4 का मतलब क्या है कि ये 4 प्लेयर वो हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन इनका हॉकी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। जबकि 8 कैसे हैं जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं। और अगर मैं 8 और 4 दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 कौन से हो जाएंगे, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हॉकी भी खेलते हैं। क्लियर। तो आगे चलते, 15 प्लेयर हॉकी और फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, तो हॉकी और फुटबॉल में आने कितने चाहिए, 15, लेकिन 8 क्योंकि इसमें पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितने आएंगे, 7। ये हो गया 15। क्लियर। अब हॉकी और क्रिकेट में कितने, 14, तो 14 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो यहाँ क्या आएगा, 6। क्लियर। अब चलेंगे अपन तो जो अब ऐसे प्लेयर कितने जो केवल एक गेम खेलते हैं, तो उसके लिए फिर से उसी में पीछे से स्टार्ट होते हो। जैसे 29 क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल,
तो फुटबॉल के पूरे सर्किल में कितने आने चाहिए? 29। तो 7 और 8 15 और 4 19। तो 19 को अगर मैं 29 में से माइनस करूं तो कितना बचेगा? 10। क्लियर? तो 10 प्लेयर्स ये कौन सी हैं? जो ओनली फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। क्लियर? तो आगे चलते हैं अपन हॉकी। हॉकी की क्या कंडीशन है? 26। तो 26 होने चाहिए इसके हॉकी के सर्किल में। तो 7 और 8 15 और 6 कितना हुआ? 21। 21 को इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ क्या होगा? 5। अब लास्ट में बचा क्रिकेट। क्रिकेट के कितने? 21। तो 21 के लिए अपन क्या करेंगे? यहां से देख रहे हैं तो 8 + 6 14, 14 और 4 क्या हुआ? 18। 18 को अगर मैं माइनस करूं तो 3। अब ये कह रहा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर में इन सबको ऐड करना है अपने को। क्लियर? जो भी एडिशन है तो एडिशन क्या होगा? 5 और 7 12 एंड 10 22, 22 और 6 क्या हुआ? 28 और 28 और 8 36, 30 40 हो गया एंड 43 हो गया। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 43। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं जिनमें 55 मैथ में पास हुए हैं और 67 फिजिक्स में। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, यानी कहने का मतलब वो मैथ में फेल हुए हैं। तो कैसे? देखते हैं एक बार। वेन डायग्राम इसमें क्या हेल्प कर सकता है? तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ एंड फिजिक्स। क्लियर? अब यहाँ वो कह रहा है कि 55 तो मैथ में है और 67 किस में है? फिजिक्स में। तो अगर मैं देखूं तो 55 + 67, तो इसका आपका ऐड हो रहा है कितना? 122। जबकि क्लास में स्टूडेंट कितने? 100। तो यहाँ 122 टोटल क्यों हो रहा है? क्योंकि 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। क्लियर? तो इस वजह से ये आपका ओवरलैप कर रहा है। तो यहां पर हुआ 22। अब ये कह रहा है कि मैथ में कितने पास हुए? 55। तो 55 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूं तो यहाँ क्या होगा? 33। फिजिक्स में कितने पास हुए? 67। तो 67 में से अगर मैं ये माइनस करूं तो यहाँ कितना हुआ? 45। क्लियर? तो अगर मैं इनका ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो रहा है? 100। क्लियर? ये इसको क्रॉस चेक करने का तरीका भी है कि जो टोटल है वो आपका यहाँ आ जाना चाहिए। तो अब आंसर जो भी वो मांग रहा है, तो वो मांग रहा है ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स में हमारे कितने हैं? 45। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 45। क्लियर? तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें एक क्लास को इमेजिन किया गया है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट को सिलेक्शन में ले रहे हैं अपन, ड्राइंग, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो 12 स्टूडेंट किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? ड्राइंग को, 16 फिजिक्स और 18 हिस्ट्री। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों को ले रहा है, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो 0 है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट सिलेक्ट ओनली 2 सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट देखने हैं कि जिनके पास 2 सब्जेक्ट है लेकिन तीसरा नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें 2 ट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपन इसको वेन डायग्राम ट्रिक से देखते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम ट्रिक क्या है कि जैसे ये अपने पास 3 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से? ड्राइंग और आपका फिजिक्स और हिस्ट्री, और तीनों का कॉमन क्या है? 0। तो इसका मतलब तीनों ने ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसने तीनों सब्जेक्ट लिए हो। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग के कितने स्टूडेंट हैं? 12, और फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं? 16, और हिस्ट्री के कितने हैं? 18। तो इसका मैं टोटल करूं तो 46 हो रहा है, जो कि अपनी टोटल नंबर को ओवरलैप कर रहा है। टोटल स्टूडेंट कितने? 30। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इससे ज्यादा नंबर निकल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ तो 0 है और यहाँ तो डबल आ नहीं सकता, इस रिजोइन में तो डबल आ ही नहीं सकता। तो ये 16 क्यों ओवरलैप हो रहे हैं? 16 इसलिए ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है ये 16 इसमें है, तो ये इनकी काउंटिंग क्या हो रही? डबल हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 46 - 30 यानी 16। ये कौन से हैं? जिन्होंने केवल 2 सब्जेक्ट लिए हैं। क्लियर? अब अपन इसको एक न्यूमेरिक फॉर्मूला ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 इसको कहते हैं न्यूमेरिक फॉर्मूला ट्रिक। तो इस न्यूमेरिक फॉर्मूला ट्रिक में क्या है कि अपन सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ, यहां पर आपने क्या क्या लिया? ड्राइंग, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। इनको मैं डिनोट कर दे रहा हूं डी, पी एंड एच से। तो इसका फॉर्मूला रहता है
नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन डी प्लस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच। क्लियर? तो यहां देखते इसमें कौन कौन से नंबर क्या है। डी यूनियन पी यूनियन एच का मतलब है कि कहीं भी होगा वो इसमें कंसीडर होगा। डी पी एच में केवल अपने अपने आएंगे, इसमें दो दो सब्जेक्ट है और ये तीनों है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने 30 और ड्राइंग के स्टूडेंट कितने यहाँ पर 12 और फिजिक्स के 16 और ये आपके 18। क्लियर? यहां में माइनस कॉमन ले लूं तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन डी और प्लस में आपका ये चली रहा है नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच जो कि 0 है। क्लियर? तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट मैंने इधर ले लिया है तो ये हो गया प्लस का। और अब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके ऐड करके 46 और 30 उधर यानी 16। लेकिन ये क्या है, ये है दो सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, लेकिन वहां क्या पूछ रहा है ओनली 2 यानी केवल 2 वाले। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, यानी इनमें अभी वो भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो कि तीनों में शामिल है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है। तो इसका स्टेप नंबर 2 देखेंगे, उसका स्टेप है यानी ओनली 2। ओनली 2 के लिए ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो ओनली 2 के लिए इसमें ऑप्शन रहता है नंबर ऑफ, ये आपके सबसे पहले तो दो दो सब्जेक्ट के आ जाएंगे। सबसे पहले आपने दो दो सब्जेक्ट के ले लिए और इसमें से माइनस हो जाता है 3 नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी। क्लियर? तो आपने देखा ये कितना है 16 और वो आपका कितना है 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा 16। तो यहां पर ये ध्यान रहे ये फॉर्मूला स्टेप 1 जो है ये कब यूज होगा, जब कोई भी 2 का पूछेगा और अगर केवल 2 का पूछेगा तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, इन ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स in which 100 select math, 70 physics, 40 chemistry, 30 math and physics, 28 math and chemistry, 23 physics and chemistry and 18 all of 3। अब वो पूछ रहा है कि केवल मैथ के स्टूडेंट कितने हैं। तो देखते हैं वेन डायग्राम की पिक्चर क्या बनेगी इसमें। तो अपन देखते हैं इसके सॉल्यूशन को वेन डायग्राम से। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं 175। तो इसमें मैं 3 ग्रुप में इनको ले रहा हूं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो तीनों में कॉमन कितने हैं आपके 18। अब यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने 23। तो यहां आएंगे 5, ये आपका हो गया 23। 28 मैथ और केमिस्ट्री में है तो ये 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 10। अब ये मैथ और फिजिक्स इसमें कितने 30 में से 18 को माइनस करेंगे या क्या आएगा 12। क्लियर? अब कहने का मतलब बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है केवल मैथ। तो केवल मैथ के लिए हमें सिर्फ ये पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैथ में टोटल स्टूडेंट कितने थे 100। तो 100 में से अगर मैं 12 18 और 10 यानी हो गए 40, इसको माइनस करूं तो यहाँ क्या आएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हुआ 60, यानी जो केवल मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं 60। क्लियर? जब अपन वेन डायग्राम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहां एक मैंने फॉर्मूला यूज किया था। तो ऐसे ही और भी फॉर्मूले जैसे मैंने आपको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी में भी बताया था और भी हैं। तो एक बार इन पूरे को समराइज में कर देता हूं। क्लियर? इनका यूज अपन वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना है नंबर ऑफ ए डैश। तो नंबर ऑफ ए डैश के लिए मैंने बताया था यू में से ए होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं नंबर ऑफ यू में से किसे माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए को। क्लियर? सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है ए और बी।
ए और बी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। और अगर यही तीन सेट हो, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। ये क्या है, ए और बी और सी, दोज एलिमेंट्स which are present in only two groups। अगर कभी इस तरह से आ जाए कि ऐसे समूहों के अवयवों की संख्या जो केवल दो में इंटरेस्टेड है, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर अपना हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अपन ने एक फॉर्मूले में इसका यूज भी किया था। नंबर 5, अगर यहां पर इस तरह से आ जाए कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ओनली वन ग्रुप, जो एक स्पेसिफाई वन ग्रुप में ही, अगर मान लो स्पेसिफाई वन ग्रुप, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ओनली वन ग्रुप, जो स्पेसिफिक एक ग्रुप से ही रिलेटेड है, या अपन ये देख सकते हैं ओनली वन ग्रुप, तो इसका आपका हो जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सबका ट्वाइस हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला तो कब यूज करना है, जब ए या बी या सी। ये कब यूज करना है, जब केवल दो का पूछे। ये कब यूज करना है, जब केवल एक का पूछे। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। और अपन सेट थ्योरी के 4 पार्ट की बात कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 5 में देखेंगे आपकी जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो। और मेरे पास एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई थी कि सर सबसेट चेन जो है वो वेन डायग्राम से कैसे बनेगी, तो अपन एक बार उसको भी रिव्यू करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए हैं वो पहले के 4 पार्ट को भी जरूर देखें, जिससे कि उनका पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। ठीक, चलते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है बोर्ड पर, सबसेट चेन बाई वेन आइलर ग्राफ। तो मैंने आपको वेन डायग्राम पार्ट 4 में बताया था कि इसमें यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल्स और बाकी सेट के लिए अपन जो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं उनका यूज करते हैं। तो इसमें क्या मैटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन है। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब एन किसका सबसेट है, एन सबसेट है किसका, डब्लू का। क्योंकि डब्लू में एक आपका 0 1 2 ये सब आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें 0 को ऐड करते ही अपन जो है डब्लू किसका सुपरसेट हो जाएगा, एन का। और एन किसका सबसेट हो जाएगा, डब्लू का। सुपरसेट और जो सबसेट है वो कोई नई चीज नहीं। तो जो छोटा सेट है, जो छोटा सेट है वो है सबसेट, और बड़ा सेट है वो सुपरसेट। अब डब्लू किस में शामिल हो सकता है, डब्लू को अपन ले सकते हैं किसमें, जेड में। क्यों, जेड में क्या है कि माइनस के नंबर्स भी इसको मिल जाएंगे। तो माइनस के नंबर्स 0 एंड जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये सब मिलके जो है बना रहे हैं जेड। अब जेड को अपन ले सकते हैं किसमें, जेड को ले सकते हैं क्यू में, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें आपकी 1/2 2/3 इस तरह के नंबर आ जाएंगे। क्लियर। क्यू को अपन ले सकते हैं, यानी रेशनल नंबर को किसमें ले सकते हैं, R0 में। R0 क्या था,
सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर नॉट में, या अपन डायरेक्ट इसको इंसॉर्ट आर भी कह सकते हैं। तो आर में क्या है कि क्यू तक तो अपन देख ही चुके हैं, तो इसमें इरेशनल नंबर और आ जाएंगी, जैसे √2, log2 या जो भी है, क्लियर, इस तरह से। और आर को भी अपन शामिल कर सकते हैं किसमें, सी में। सी का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि रियल तक तो इसमें आ ही नहीं है, और जो इमेजिनरी नंबर है जैसे 2 आयोटा, √-2, क्लियर। तो इस तरीके की नंबर भी अगर इसमें शामिल कर लें तो ये किसमें आ जाएगा, सी में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी अपनी सबसेट चेन। हाँ, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1 अपनी बोर्ड पर है। तो ये एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी है कि विच सेट इज ए नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट है। तो अपन देख रहे हैं कि 4 सेट है। अब ये पहला सेट है x such that x belongs to R, x² - 1 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू कौन सी मिल रही है, +-1। दोनों ही रियल नंबर है, तो यहां पर तो रियल मिल रहा है। जबकि नल सेट क्या है कि नल सेट वो होगा जब अपने को रियल ना मिले, क्योंकि वो मांग रहा है रियल, और अगर अपने को रियल मिल रही है तो वो नल सेट नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड है x² - 9 = 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x इक्वल क्या आ रहा है, +-3, क्लियर। तो ये दोनों भी क्या है, रियल वैल्यूज है, तो रियल मिल रहा है, तो ये भी नल सेट नहीं हो सकता, क्लियर। अब यहां पर देख रहे हैं x² = x+2। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है ये। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या क्या मिल सकती है, 2 and -1, क्लियर। तो 2 और -1 दोनों ही कैसी वैल्यूज है, रियल वैल्यूज है। तो रियल वैल्यूज है तो रियल तो अपने को चाहिए, हाँ भाई रियल तो चाहिए, इसको तो रियल चाहिए, लेकिन नल सेट को रियल नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। अगर मैं x² + 1 = 0 को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन के बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसको आयलर इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि आयलर ने जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा इक्वल √-1 वो इसी से प्राप्त किया था, क्लियर। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको भी रिपीट करूंगा एक बार। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल √-1 आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि रियल नहीं है। तो इस तरह से जब ये सेट को लेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 4। फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर 2 में देखते हैं। यहां पर आपको 3 सेट दिए हुए हैं, तीनों फाइनाइट सेट है, और वैल्यू किसकी पूछी है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C की, क्लियर। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहले B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C में किसे लेते हैं, कॉमन को। तो कॉमन एलिमेंट कौन है B और C में, 4। अब मैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालूंगा, तो A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या है, 4 है। तो इन दोनों में क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में दोनों को ही लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, क्लियर। तो ये आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। आगे चलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B पूछा है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आते हैं, A और B के कॉमन एलिमेंट आते हैं, ठीक। तो ये कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली A में भी होंगे, और यूनियन सेट में क्या करते हैं, एक ओवरऑल एक यूनिटी बनानी है। तो क्योंकि ये एलिमेंट जो कॉमन है वो ऑलरेडी A में है, तो A जब इसके साथ यूनियन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और इसका एलिमिनेशन होते ही अपना आंसर क्या आएगा, A आएगा, क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको 4 जो है चीजें दी हुई हैं, नंबर ऑफ U, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B एंड नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। पूछा क्या है, नंबर ऑफ A' इंटरसेक्शन B'। कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ A' इंटरसेक्शन B'। इसको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और होल डैश को लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस में से माइनस करना है, U में से। तो नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B, क्लियर। अब हमारे पास नंबर ऑफ U तो है,
लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की। तो इसको अपन साइड में भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना आपका 200 और ये आपका हो गया 300 और ये आपका 100 दे रखा है। तो इस तरह से हम दे रखे हैं, तो ये वैल्यू क्या हुई 400। तो नंबर ऑफ यू कितना है आपका 700 माइनस 400, तो आपका आंसर आ गया 300। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 20% पीपल कार से ट्रेवल कर रहे हैं, 50% बस से एंड 10% कार एंड बस, जिनके पास दोनों व्हीकल है। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल ट्रेवल बाई कार और बस। कार और बस का मतलब है कि कार या बस से कितने ट्रेवल कर रहे हैं। कार या बस में क्या है कि कार के भी आएंगे, बस के भी आएंगे, दोनों के भी आएंगे। तो इसको मैंने आपको सेट थ्योरी में इसका इंडिकेशन बताया था ए और बी। तो अगर मैं कार को ए मानूं और बस को बी मानूं, तो इसमें एक तरीके से नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। क्लियर। यहां पर ये ध्यान रहे, और का मतलब यूनियन से है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन से है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना दे रखा आपने को 20%, नंबर ऑफ बी 50%, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10%। क्लियर। तो ये इस तरह से अपना आ गया 60%, यानी 60% है जिनको कार या बस में इंटरेस्ट है। इसमें क्या है कि ए और बी दो फाइनाइट सेट है जिनमें कि 99 कॉमन एलिमेंट्स है। तो वो पूछ रहा है कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अगर कॉमन एलिमेंट पूछे तो कितना आएगा, या इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कॉमन। तो देखते हैं अपन, यहां पर जो है अपने को कॉमन एलिमेंट कितने दे रखे हैं 99। अब 99 एलिमेंट से वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन अपन पहले इसको एक एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। थोड़े छोटे सेट से इसको आइडिया करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ए इक्वल ले लिया, सपोज दैट 1 2 3 एंड बी इक्वल ले लिया मैंने 2 3 4। तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने दो कॉमन एलिमेंट लिए हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो वो कितना आ रहा है 2 और 3 कॉमन है। क्लियर। अब इससे अपने को आइडिया लग जाएगा। पहले मैं ए क्रॉस बी देखता हूं। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी क्या है, यहां पर 1 2 एंड 1 3 1 4 2 2 2 3 एंड 2 4, और ये आपका इसी तरह से 3 2 3 3 एंड 3 4। क्लियर। और बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 2 2 एंड 3 2 एंड 4 2 एंड 2 3 एंड 3 3 एंड 4 3। क्लियर। तो इस तरह से है। अब इसमें अगर मैं कॉमन एलिमेंट देखूं, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो कॉमन एलिमेंट कितने दिख रहे हैं अपने को 2 2 3 3। क्लियर। 2 2 3 3, और भी मैच कराते जाएं आप। जैसे कि मैंने देखा कि इसमें 3 3 पहले तो मिल रहा है, ठीक 2 2 मैच हो रहा है। क्लियर। 2 3 मैच हो रहा है, और आपका जो इसमें 3 2 मैच हो रहा है। तो कितने एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं 4। तो 4 का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो इसमें एलिमेंट कॉमन थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन करने पे उनका स्क्वायर हो रहा है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है 99। तो जैसे वहां 2 कॉमन थे तो उसका स्क्वायर हुआ था। तो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए देखूं, तो अब ये तो आप भी बता सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा 99 का स्क्वायर। तो अब इससे एक कंसेप्ट बनता है अपना। कंसेप्ट क्या बनता है वो देखते हैं। आप और भी कोई एग्जांपल लेके इसको एक बार रीचेक भी कर सकते हो। तो कंसेप्ट ये बनता है कि अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सपोज दैट पी है। क्लियर। तो यहां पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए अगर हम निकालें,
तो ये आपका हो जाता है 2 की पावर, सॉरी ये हो जाता है अपना p स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल है बिल्कुल। आगे चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है, नंबर ऑफ ए आपको दे रखा है 3, नंबर ऑफ बी 6 और यहाँ एक स्पेसिफिक पोजीशन दी हुई है कि ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, इससे ये तो क्लियर हुआ कि ये 3 एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे। क्लियर? अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हमेशा ध्यान रखें कि अगर ए बी का सबसेट हो तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यानी इसमें नंबर ऑफ बी आएगा। तो नंबर ऑफ बी आपका कितना है? 6 है। और अब जैसे कि ये पूछ रहा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हमेशा आता है छोटा सेट। तो छोटा सेट कौन है? नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए में कितना हो जाएगा आपका? 3। क्लियर? तो ये सिचुएशन है इसमें। आगे चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। ये वही फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या पूछा है इसमें? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा अपने को कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एक्चुअल में फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका? 0.16 प्लस 0.14 माइनस 0.25। क्लियर? तो ये आपका कितना हो गया? 0.30 माइनस 0.25। तो फाइनल आंसर 0.05। क्लियर? सिंपल है। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी आ चुका है और स्टूडेंट्स ने पूछा भी है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। In a war, 70% soldiers lost their eyes, 80% ear, 75% a hand, 85% a leg, and X% lost all the 4 parts. Then minimum value of X. तो मतलब क्या है? कोई वार है जिसमें 70% सैनिकों ने अपनी आंखें खोई, 80% ने कान, 75% ने एक हाथ, 85% ने एक पैर और X% ने ये चारों अंग गवाए। तो वो ये पूछ रहा है X की जो न्यूनतम संभव मान है वो क्या होगी। तो देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है? देखिए, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ X है, मिनिमम ऑफ X है वो परसेंट में आएगा। तो ये आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले आप ये देखिए कि 70% सोल्जर ने आई गवा दी, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग आपके बचे 30%। ऐसे ही वहां रिमेनिंग कितने बचे? 20। यहां रिमेनिंग 25, यहां रिमेनिंग 15। क्लियर? अब ये तो बच गए हैं। तो अब कहने का मतलब इनको अपन माइनस कर देंगे 100 में से, क्योंकि परसेंट में यूनिवर्सल किसको माना जाता है? 100 को। तो 100 में से जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो ये टोटल कितना हो रहा है? 80। तो टोटल 80 हो रहा है, तो इसका ये सॉरी टोटल हो रहा है कितना? 90। टोटल हो रहा है 90। तो 100 माइनस 90 यानी कितना हुआ? 10%। क्लियर? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। तो बोर्ड पर है अपनी प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें आपको 3 सेट दिए हुए हैं, A = 1 to 4, B = 2, 4, 5 एंड C = 2, 5। तो इसमें पूछा क्या है? A - B क्रॉस P - C। तो इसमें पहले अपने को A - B कैलकुलेट करना है, फिर B - C और बाद में इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? तो देखते हैं A - B। A में से A और B का कॉमन माइनस करना है। तो कॉमन कौन है इन दोनों में? 2, 4। तो 2, 4 को अगर मैं माइनस करूंगा A में से तो क्या बचेगा? 1। B - C में क्या करेंगे? B में से B और C का कॉमन माइनस करेंगे। तो B और C में कॉमन कौन है? 2, 5। तो 2, 5 जैसे ही अगर माइनस हुआ तो यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा आपका 4। अब इन दोनों का क्या होना? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में केवल एक ही ऑर्डर पेयर बनेगी, कौन सी? 1, 4। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये पार्ट 5 में आपको एक तो प्रॉब्लम आई थी कि सबसेट चेन को सर वेन आयलर डायग्राम से सॉल्व करना है, और दूसरी ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट जो इसका सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हम कंपटीशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स पहले के पार्ट्स को भी जरूर देखें
और जो भी अगर जैसे बाई चांस नोट्स भी बनाते हो तो वो इनको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखें, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। और ये टॉपिक जो सेट थ्योरी का मैं बना रहा हूं, ये 11th 12th एनडीए और अपना एयरफोर्स नेवी सीपीटी जो कॉमर्स की एग्जाम होती है उसके लिए भी बिल्कुल इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है, और आईआईटी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडवांस के लिए मैं इसी टॉपिक को अलग से बनाऊंगा लास्ट में। क्लियर? थैंक्स।